चलिए शुरू करते हैं टू वे स्लैब के बारे में। तो टू वे स्लैब डिज़ाइन करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लैब को आइडेंटिफाई करना है और डिफरेंट एंड कंडीशन के साथ स्लैब बिहेवियर समझना है। तो इसका इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन ये है कि बिल्डिंग में स्लैब हर जगह यूज होती हैं। हर स्लैब का बिहेवियर सेम नहीं होता है। सपोर्ट कंडीशन और स्पान सपोर्ट पर डिपेंड करता है। किस चीज़ पे? सपोर्ट कंडीशन पर और सपोर्ट स्पान रेशो पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है स्पैन रेशियो डिवाइड बाई एस्पेक्ट रेशियो, जो होता है LX LY LX। इस रेशियो से डिसाइड होता है कि स्लैब 1 वे हैं या 2 वे हैं। स्लैब का लोड शेयरिंग पैटर्न भी इसी से डिसाइड होता है। जो स्लैब का लोड शेयरिंग पैटर्न भी इसी से डिसाइड होता है। अगर स्लैब का एक डायरेक्शन बहुत बड़ा है तो लोड मेनली उसी डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगा। अगर दोनों स्पान ऑलमोस्ट इक्वल हुए तो लोड दोनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बात करते हैं सपोर्टिंग ऑफ बीम्स। स्लैब को बीम सपोर्ट करती है। इफ़ेक्टिव स्पान ऑफ स्लैब डिटरमाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? इफ़ेक्टिव स्पान ऑफ स्लैब डिटरमाइन किया जाता है। तो इसका स्लैब डायरेक्टली हवा में नहीं होती हैं, बीम उसको सपोर्ट करती है और लोड बीम को ट्रांसफ़र करता है। अब बात करते हैं डिज़ाइन मेथड ऑफ टू वे स्लैब। डिफरेंट डिज़ाइन मेथड डिस्कस किए जाएंगे। स्पेशल एम्फेसिस ऑन IS कोड। स्लैब डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट अप्रोच होती हैं। इनके लिए इंडिया में स्टैंडर्ड डिज़ाइन IS कोड के अकॉर्डिंग होता है। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। स्लैब डेप्थ डिफ्लेक्शन कंट्रोल करती है। सर्विसिबिलिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब इनका इंट्यूशन समझते हैं। इंट्यूशन क्या बोलता है? अगर स्लैब पतली होगी तो ज़्यादा बेंड करेगी, इसलिए प्रॉपर डेप्थ चूज करना इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है। इन स्लैब कंक्रीट का डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ वेरी करता है। कंक्रीट का डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ वेरी करता है, डिपेंड करता है रेनफोर्समेंट परसेंटेज पर। इसमें लिख रखा है कि स्टील रेनफोर्समेंट बढ़ाने से कंक्रीट की शेयर रेजिस्टेंस भी इम्प्रूव होती है। बेंडिंग मूवमेंट इन स्लैब की बात करते हैं तो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट और नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट दोनों होती है। स्लैब मिडिल में नीचे बेंड करती है और सपोर्ट के पास ऊपर बेंड करती है। अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट डिटेलिंग के बारे में। तो मैक्सिमम बार डायामीटर जो होता है वो स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार होता है, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ बार होता है। अगर बार गलत जगह लगाई गई है तो स्लैब की स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस दोनों अफेक्ट होंगे। दूसरा आता है टोरोजन इन स्लैब। कॉरस्पॉन्डिंग टोरोजन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, जिसका इंट्यूशन होता है स्लैब के कॉर्नर पर ट्विस्टिंग फोर्स आती हैं जिसको रजिस्ट करने के लिए टोरोजन रेनफोर्समेंट लगता है। अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट डिटेलिंग पर। स्लैब रेनफोर्समेंट डिटेल IS कोड के अकॉर्डिंग स्टडी की जाएगी। इंट्यूशन क्या है इसका? स्ट्रक्चर डिज़ाइन में कोड फॉलो करना मैंडेटरी होता है ताकि सेफ और रिलायबिलिटी इंश्योर हो सके। नेक्स्ट बात करता है 1 वे वर्सेस 2 वे स्लैब। 1 वे स्लैब की बात कर लेते हैं। स्लैब मेनली एक डायरेक्शन में डिफॉर्म होती हैं। सरफेस सिलेंड्रिकल शेप ले लेती हैं। कर्वेचर और बेंडिंग मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में डेवलप होता है। मेन रेनफोर्समेंट इसी डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में कर्वेचर और बेंडिंग मूवमेंट होता है उसी डायरेक्शन में मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिया जाता है। बात समझते हैं। अगर स्लैब का लोड मेनली एक डायरेक्शन में बीम तक ट्रांसफ़र हो रहा है तो स्लैब सिर्फ उस डायरेक्शन में बेंड करेगी, इसलिए स्टील बार भी उसी डायरेक्शन में ज़्यादा लगाई जाती है। अब बात करते हैं 2 वे स्लैब के बारे में। तो 2 वे स्लैब दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफॉर्म होती हैं। कर्वेचर सॉसर जैसी शेप बनाता है। बेंडिंग मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में डेवलप होते हैं। मेन रेनफोर्समेंट दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती हैं। इंट्यूशन की बात समझते हैं। अगर स्लैब स्क्वायर या नियर स्क्वायर हो तो लोड दोनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए स्लैब सॉसर जैसी शेप में
बेंड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आइडियल केस ऑफ टू स्लैब। तो आइडियल केस ऑफ टू स्लैब की बात करते हैं, टू वे स्लैब की। तो रेनफोर्समेंट हर पॉइंट पर प्रिंसिपल मूवमेंट डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल डिज़ाइन में ये फिजिबल नहीं होता है। इंट्यूशन की बात करें, थ्योरी ऑफ स्टील एग्जैक्टली मूवमेंट डायरेक्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन में पॉसिबल नहीं होता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट के बारे में। तो ये क्या होता है, रेनफोर्समेंट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में दिया जाता है, रेनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी दिया जाता है। बार को एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इंट्यूशन की बात करते हैं कि प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन में बार का ग्रिड फॉर्म में लगाना सबसे सिंपल और इफ़ेक्टिव होता है। अब बात करते हैं ऑर्थोट्रॉपिकली रेनफोर्स्ड स्लैब। जब रेनफोर्समेंट ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में दिया जाता है तो उसका मतलब इंट्यूशन स्लैब की स्ट्रेंथ दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन बिहेवियर सेम नहीं होता है। अब बात करते हैं आइसोट्रॉपिकली रेनफोर्स्ड स्लैब। जब स्लैब एक बेंडिंग मोमेंट पर यूनिट विड्थ और दोनों डायरेक्शन में सेम हो तो इंट्यूशन जो होता है, अगर स्लैब दोनों डायरेक्शन में सेम तरह से बिहेव करे तो उसे आइसोट्रॉपिक रेनफोर्समेंट सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड एडवांटेज ऑफ टू वे स्लैब्स। ऑर्थोगोनल रेनफोर्समेंट स्लैब को फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ डेवलप करने में हेल्प करता है। मल्टीपल लोड पाथ अवेलेबल होते हैं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होता है, इसलिए टू वे स्लैब को डिफरेंट तरीक़ों से डिज़ाइन किया जा सकता है। इसका इंट्यूशन है, टू वे स्लैब में लोड सिर्फ एक डायरेक्शन से नहीं जाता है बल्कि मल्टीपल डायरेक्शन से सपोर्ट तक पहुंचता है, इसलिए ज़्यादा एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग होती है। वन वे वर्सेस टू वे स्लैब बिहेवियर बेस्ड ऑन द स्लैब शेप होता है। स्क्वायर स्लैब की बात करें तो टू वे एक्शन ऑलमोस्ट इक्वल इन बोथ डायरेक्शन होता है। रेक्टेंगुलर जो स्लैब होती है वो लेंथ ग्रेटर देन 2 इंटू विड्थ होता है, तो टू वे एक्शन डबल होकर वन वे एक्शन बन जाता है। तो इंट्यूशन की बात करें, अगर स्लैब स्क्वायर होगी तो लोड दोनों डायरेक्शन में इजीली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन अगर स्लैब बहुत लंबी हो जाएगी लाइक Ly ग्रेटर देन 2Lx तो लोड मेनली शॉर्ट स्पैन डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होने लगता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टू वे स्लैब के बारे में। स्लैब सपोर्ट ऑन फ्लेक्सिबल बीम्स। स्लैब सपोर्ट ऑन masonry wall like rigid beams. Slab supported directly on columns, एग्जाम्पल फ्लैट स्लैब। इसका इंट्यूशन होता है, स्लैब किसी एलिमेंट पर सपोर्ट ले रही है, उससे स्लैब का बिहेवियर और डिज़ाइन मेथड चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं वन वे स्लैब एक्शन के बारे में। बीम स्ट्रिप कंसेप्ट यूज होता है यहाँ पर। लोड एक डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता है, डिफ्लेक्टेड सरफेस सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो इसका जो इंट्यूशन है वो है कि स्लैब को इमेजिन करो कि वो पैरेलल बीम स्ट्रिप में डिवाइड हो गई हैं, हर स्ट्रिप एक बीम की तरह बेंड करती हैं। तो बात करते हैं टू वे स्लैब एक्शन के बारे में। टू वे स्लैब एक्शन में क्या होता है कि डिफ्लेक्शन कंटूर सेंटर की तरफ से बाउल शेप बनाते हैं। लोड स्लैब के चारों साइड पर ट्रांसफ़र होता है। लोड कुछ पार्ट में शॉर्ट एज पर जाता है, लोड कुछ पार्ट में लॉन्ग एज पर जाता है। इंट्यूशन जो है, टू वे स्लैब में लोड एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है, स्लैब प्लेट की तरह बिहेव करती हैं और लोड चारों साइड के सपोर्ट तक पहुंचता है। अब बात करते हैं पांचवा, बेंडिंग मूवमेंट इन टू वे स्लैब्स। mx जो होता है वो मूवमेंट इन शॉर्ट स्पैन डायरेक्शन होता है। my जो होता है मूवमेंट इन ए लॉन्ग स्पैन डायरेक्शन होता है। इंट्यूशन की बात करें, स्लैब दोनों डायरेक्शन में बेंड करती हैं, इसलिए दो अलग बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएशन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्लैब के सेंटर और एज पर चेंज होता है। जनरली शॉर्ट स्पान ms ग्रेटर देन लॉन्ग स्पान होता है my। तो क्या बोला था इसने पहले इंट्यूशन में, ये बोला था कि टू वे स्लैब में लोड एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है। क्या कह रहा है, टू वे स्लैब में लोड एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है, स्लैब प्लेट की तरह बिहेव करता है और लोड चारों साइड्स के सपोर्ट तक पहुंचता है। नेक्स्ट आता है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के एक सेंटर और एज पर चेंज होता है। जनरली शॉर्ट स्पान मूवमेंट mx ग्रेटर देन होता है लॉन्ग स्पान ऑफ मूवमेंट my। अब इसके इंट्यूशन की बात करते हैं तो शॉर्ट स्पान डायरेक्शन में स्टिफनेस ज़्यादा होती है,
इसलिए लोड का मेजर पार्ट शॉर्ट स्पान में कैरी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव स्पैन, IS कोड प्रोविज़न। इफेक्टिव स्पैन का जो मतलब होता है, बीम या स्लैब डिज़ाइन करते वक्त एक्चुअल स्पान नहीं, इफेक्टिव स्पान कंसिडर किया जाता है। अब बात करते हैं इंट्यूशन की। लोड ट्रांसफर सपोर्ट के सेंटर तक होता है, इसलिए रियल बिहेवियर समझने के लिए इफेक्टिव स्पान यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं सिंपली सपोर्ट बीम और स्लैब। जो इफेक्टिव स्पैन का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, एल इफेक्टिव बराबर होता है एल नॉट प्लस डी। एल इफेक्टिव बराबर होता है एल नॉट प्लस डब्लू। दोनों में से जो स्मॉलर हो वही इफेक्टिव स्पैन होता है। दोनों में से जो स्मॉलर होता है वही इफेक्टिव स्पैन होता है, जहाँ पर एल नॉट जो होता है क्लियर स्पैन होता है, जो डी होता है वो इफेक्टिव डेप्थ होता है, डब्लू जो होता है वो विड्थ ऑफ सपोर्ट होता है, डी जो होता है इफेक्टिव डेप्थ होता है, एल नॉट जो होता है क्लियर स्पैन होता है। इंट्यूशन की बात करें तो बीम का बेंडिंग बिहेवियर सपोर्ट विड्थ और डेप्थ दोनों पर डिपेंड करता है, इसलिए कोड दोनों पॉसिबिलिटी चेक करने को बोलता है। ठीक है। कंटिन्यूस बीम स्लैब केस 1 जो होता है, इफ़ सपोर्ट विड्थ जो होती है वो लेस देन होती है, डब्लू इज़ लेस देन 10 की पावर 12 होती है। ठीक है। सेम रूल से सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। केस 2 की बात करें, इफ़ सपोर्टेड विड्थ डब्लू ग्रेटर देन 10 की पावर 12 होता है। इफेक्टिव स्पैन जो होता है वो एल इफेक्टिव बराबर होता है एल नॉट डी बाई 2 होता है। कंटिन्यूस बीम और स्लैब में जो होता है डब्लू लेस देन 10 की पावर 12 होता है, डब्लू ग्रेटर देन 10 की पावर 12 होता है। एल इफेक्टिव जो होता है एल नॉट प्लस डी बाई 2 होता है। जो एल इफेक्टिव होती है वो होता है एल नॉट प्लस डब्लू बाई 2, विच एवर इज लेस, सो वो यूज होता है इसमें। ठीक है। कंटिन्यूस सिंपली सपोर्ट ये कौन सी हो गई ये जो है आपकी वो हो गई सिंपली सपोर्टेड। ठीक है। ये जो हो गई है आपकी वो हो गई कंटिन्यूस बीम। ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है ना, तो इनके अलग अलग केस होते हैं। तो इसका जो एल इफेक्टिव होता है ना वो क्या होता है, ये होता है एल इफेक्टिव, मोटे मोटे से लिख रहा हूँ भूल मत जाना, एल नोट याद रखना, मोटे मोटे लिखा था, एल डी, और जो दूसरा होता है एल नॉट प्लस डब्लू होता है किसके अंदर, सिंपली सपोर्टेड बीम। कंटिन्यूस की बात करें, अगर सपोर्ट जो है वो डब्लू लेस देन 10/12 होती है। ठीक है। सेम रूल एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर सपोर्ट डब्लू ग्रेटर देन 10/12 होती है तो एल नॉट डी बाई 2, तो क्या यूज होगी, एल नॉट डी बाई 2 और एल नॉट डब्लू बाई 2 होगी। अब बात करते हैं, अगर सपोर्ट बहुत वाइड हो जाए तो बीम का इफेक्टिव बेंडिंग लेंथ थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। क्या, बेंडिंग लेंथ थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, इसलिए हाफ सपोर्ट विड्थ कंसिडर की जाती है। क्या कंसिडर की जाती है, हाफ सपोर्ट विड्थ। अब बात करते हैं कैंटिलीवर में। सो फिक्स्ड एंड केस के अंदर क्या होता है, एल इफेक्टिव के अंदर वो होता है एल नॉट प्लस डी बाई 2। कंटिन्यूस एंड के अंदर जो होता है एल नॉट प्लस डब्लू बाई 2 होता है। ठीक है। तो एल नॉट जो होता है वो क्लियर प्रोजेक्शन ऑफ द लेंथ होता है। तो बात करते हैं कैंटिलीवर में बेंडिंग फिक्स्ड सपोर्ट पर होता है, इसलिए इफेक्टिव स्पान थोड़ा सपोर्ट के अंदर एक्सटेंड कंसीडर किया जाता है। अब इसके कुछ की पैरामीटर्स हैं, समझ लेते हैं। जो एल नॉट होती है ना वो क्लियर स्पैन होती है। क्या होती है, क्लियर स्पैन। जो डी होता है ना वो क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम और स्लैब। डब्लू जो होता है वो होता है विड्थ ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं
मूवमेंट एंड शेयर कोफिशिएंट। पर्पज ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है? कंटिन्यूस बीम स्लैब में एग्जैक्ट एनालिसिस कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए आईएस कोड रेडी कोफिशिएंट प्रोवाइड करता है। मूवमेंट और शेयर इजीली कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्यूशन की, कि हर बार फुल स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए कोड सिंप्लीफाइड कोफिशिएंट प्रोवाइड करता है। हर बार फुल स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए कोड सिंप्लीफाइड कोफिशिएंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट। मोमेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट इंटू डब्लू इंटू एल स्क्वायर, जो डब्लू बराबर होता है टोटल डिज़ाइन लोड, और जो एल होता है वो होता है इफेक्टिव स्पैन। सो मूवमेंट कोफिशिएंट डिफरेंट लोकेशन पर चेंज होते हैं, ठीक है। डेड लोड प्लस इम्पोज्ड लोड जो होता है वो फिक्स्ड होता है। तो नियर मिडिल ऑफ एंड जो होता है प्लस 1/12 होता है। एट मिडिल ऑफ इंटीरियर स्पान जो होता है प्लस 1/16 होता है। एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट होता है 1-10 होता है। एट अदर इंटीरियर सपोर्ट जो होता है -1/12 होता है, जिसका इंट्यूशन होता है कि स्पान के सेंटर पर स्लैब डाउनवर्ड बेंड करती हैं और पॉजिटिव मूवमेंट होता है। स्पान के सेंटर पर स्लैब डाउनवर्ड बेंड करती हैं और पॉजिटिव मूवमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं और सपोर्ट पर अपवर्ड बेंड करती हैं और नेगेटिव मूवमेंट होता है। डेड लोड फिक्स्ड प्लस इम्पोज्ड लोड नॉट फिक्स्ड होता है। तो नियर मिडिल ऑफ द एंड क्या होता है प्लस 1/10 होता है। एट द मिडिल ऑफ इंटीरियर स्पान जो होता है 1 प्लस /12 होता है। एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड होता है -1/9 होता है। एट द अदर इंटीरियर सपोर्ट होता है 1-9 होता है। तो इंट्यूशंस की बात करें, जब लाइव लोड मूवेबल होता है तो वर्स्ट कंडीशन कंसिडर करनी पड़ती है, इसलिए कोफिशिएंट थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। क्या होते हैं? कोफिशिएंट थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। तो शेयर फोर्स कोफिशिएंट की बात करें तो शेयर फोर्स कोफिशिएंट क्या होता है? शेयर कैलकुलेशन फार्मूला B बराबर होता है कोफिशिएंट इंटू W इंटू L होता है, ठीक है। और डिफरेंट लोकेशन पर शेयर कोफिशिएंट होता है। शेयर एंड जो होता है वो डेड लोड प्लस इम्पोज्ड लोड फिक्स्ड होता है, वो होता है 0.4। जो डेड लोड प्लस फिक्स्ड लोड इम्पोज्ड लोड नॉट फिक्स्ड होता है 0.45 होता है। शेयर एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट क्या होता है अदर साइड, ये 0.6 होता है। और इनर साइड जो होता है वो होता है 0.55 0.6 होता है। अब बात करते हैं शेयर एट इंटीरियर सपोर्ट। शेयर एट अगर इंटीरियर सपोर्ट है तो क्या हो जाएगा, डेड लोड और इम्पोज लोड दोनों मिलके कितना हो जाएगा 0.5, ये ध्यान रखने की बात है। और डेड लोड फिक्स्ड और इम्पोज लोड नॉट फिक्स्ड, डेड लोड फिक्स्ड है इम्पोज लोड नॉट फिक्स्ड, तो कितना हो जाएगा 0.6। इन चीज़ों को एक बार दोबारा देखो। वन बाई 12, 1/16, 1/10 and 1/12. 8 support near the middle, 8 the middle, and 8 the support, 8 the interior support.
नेक्स्ट बात करते हैं टोरेजन इन टू वे स्लैब के बारे में। तो मूवमेंट इन स्लैब की बात करते हैं। स्लैब में नॉर्मली टू प्रिंसिपल बेंडिंग मूवमेंट होते हैं। कौन कौन से टू प्रिंसिपल मूवमेंट होते हैं? पहला होता है एम एक्स शॉर्ट स्पैन डायरेक्शन, दूसरा होता है एम वाई लॉन्ग स्पैन डायरेक्शन। इसके अलावा टोरिजनल ट्विस्टिंग मूवमेंट भी डेवलप होता है। मतलब इंट्यूशन क्या है, टू वे स्लैब प्लेट की तरह बिहेव करता है, इसलिए सिर्फ बेंडिंग नहीं बल्कि ट्विस्टिंग भी होती है। अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ टोरिजन के बारे में। तो लोकेशन ऑफ टोरिजन क्या होता है? टोरिजनल मूवमेंट मेनली स्लैब डायनोगल पर डेवलप होते हैं। कॉर्नर्स के पास ट्विस्टिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। इंट्यूशन की बात करते हैं। इंट्यूशन क्या होता है कि लोड स्लैब के सेंटर से कॉर्नर की तरफ फ्लो करता है, जिस वजह से डायनोगल डायरेक्शन में ट्विस्टिंग जनरेट होती है। नेक्स्ट आता है बिहेवियर इन सिंपली सपोर्टेड स्क्वायर स्लैब। तो इसमें क्या होता है, ये यूनिफॉर्म लोड होने पर डायनोगल रीजन में प्रिंसिपल मूवमेंट नेगेटिव होगिंग होता है। कॉर्नर पर डाउनवर्ड रिएक्शन डेवलप होती है। कॉर्नर पर कौन सी रिएक्शन डेवलप होती है? डाउनवर्ड। इसका इंट्यूशन होता है कि कॉर्नर पर स्लैब अपवर्ड लिफ्ट होने की टेंडेंसी रखती है, इसलिए वहाँ होगिंग मूवमेंट डेवलप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्नर लिफ्टिंग प्रॉब्लम। तो कॉर्नर की लिफ्टिंग प्रॉब्लम क्या है? अगर कॉर्नर रेस्ट्रेंड ना हो तो स्लैब के कॉर्नर लिफ्ट अप हो सकते हैं। इंट्यूशन की बात करें तो प्लेन बेंडिंग की वजह से स्लैब का मिडिल नीचे जाता है और कॉर्नर थोड़ा ऊपर उठने लगता है। अब इसका क्रैकिंग पैटर्न समझते हैं। क्रैकिंग पैटर्न क्या होता है? डायनोगल डायरेक्शन में पोटेंशियल क्रैक डेवलप हो सकते हैं। डायनोगल डायरेक्शन में पोटेंशियल क्रैक डेवलप हो सकते हैं। टॉप और बॉटम सरफेस पर क्रैकिंग हो सकती है। इंट्यूशन क्या है इसका? ट्विस्टिंग स्ट्रेस डायनोगल टेंशन क्रिएट करते हैं, जिससे डायनोगल क्रैक डेवलप हो सकता है। अब बात करते हैं कॉर्नर रेनफोर्समेंट में। कॉर्नर टोरिजन रजिस्ट करने के लिए कॉर्नर रेनफोर्समेंट दिया जाता है। रेनफोर्समेंट टॉप और बॉटम दोनों लेयर में दिया जाता है। बार डायनोगल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका इंट्यूशन अगर समझें तो स्टील बार ट्विस्टिंग स्ट्रेस को रजिस्ट करती हैं और कॉर्नर को अपलिफ्ट होने से रोक देती है। अल्टरनेटिव रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट जो होता है वो ऑर्थोगोनल रेनफोर्समेंट लेयर प्रोवाइड की जा सकती हैं, टॉप लेयर और बॉटम लेयर। इंट्यूशन जो होता है वो होता है कि ग्रिड रेनफोर्समेंट सिस्टम स्लैब को मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। टॉरिजनल रेस्ट्रेंट स्लैब जब स्लैब मोनोलिथिक बीम के साथ कनेक्टेड होती है, कॉर्नर लिफ्ट होने से प्रिवेंट हो जाते हैं। इंट्यूशन की बात समझे, बीम और स्लैब एक रिजिड यूनिट बन जाते हैं, जिससे स्लैब का कॉर्नर फ्री लिफ्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट बात करते हैं बेल सपोर्टेड कॉलम बेस सपोर्ट या स्लैब्स। लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन टू वे की बात करते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है? डब्ल्यू होता है। लोड दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला होता है शॉर्ट स्पान डायरेक्शन, दूसरा होता है लॉन्ग स्पान डायरेक्शन, डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई। टोटल लोड जो रिलेशन होता है वो डब्ल्यू बराबर होता है डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई। ठीक है। इंट्यूशंस की बात करें तो टू वे स्लैब प्लेट की तरह बिहेव करती है, इसलिए लोड सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि दोनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म शॉर्ट स्पान लोड या शॉर्ट एज सपोर्ट होता है। लॉन्ग स्पान लोड लॉन्ग एज सपोर्ट देता है। तो इंट्यूशन की बात करते हैं। स्लैब एक सेंट्रल लोड को डायनोगली डिवाइड करता है और लोड चारों एज की तरफ ट्रांसफ़र होता है। बात करते हैं बाल सपोर्टेड स्लैब के बारे में। स्लैब एज बाल पर सपोर्ट होती है, लोड डायरेक्टली बाल पर ट्रांसफ़र होता है। बाल लोड को फाउंडेशन तक ट्रांसफ़र करती है। क्या करती है? फाउंडेशन तक ट्रांसफ़र करती है। इसका इंट्यूशन समझते हैं। बाल कंटिन्यूस सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, इसलिए लोड यूनिफॉर्मली वॉल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो बात करते हैं कॉलम बीम सपोर्ट या स्लैब के बारे में। स्लैब बीम पर सपोर्टेड होती हैं, बीम कॉलम पर सपोर्ट होती हैं। लोड जो ट्रांसफ़र पाथ होता है वो होता है स्लैब, बीम, कॉलम और फाउंडेशन होता है। इंट्यूशन की बात करते हैं तो बिल्डिंग फ्रेम स्ट्रक्चर में स्लैब का लोड बीम और कॉलम के थ्रू फाउंडेशन तक जाता है। हाँ सर। हाँ, मैं तो कुछ भी खा लूँगा।
चावल खा लूँ, कोई दिक्कत नहीं। दे छोकन या फिर मैं बनाऊँ? कुछ काम चाहिए तो बता दे, 2 मिनट में आ जाऊँगा, मेरे 2 मिनट और। कॉलम सपोर्ट ऑन स्लैब की बात करते हैं। कॉलम सपोर्ट ऑन स्लैब में क्या होता है, ये फ्लैट टाइप का होता है। स्लैब डायरेक्टली कॉलम पर सपोर्टेड होती है, बीम प्रेजेंट नहीं होते। तो इंट्यूशन समझते हैं, फ्लैट स्लैब सिस्टम में लोड डायरेक्ट कॉलम को ट्रांसफ़र होता है, जो मॉडर्न बिल्डिंग में कॉमन डिज़ाइन है। इसके बाद बात करते हैं लोड ट्रांसफ़र डायरेक्शन की। तो क्या डायरेक्शन होता है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लोड ट्रांसफ़र होता है और NS डायरेक्शन में लोड ट्रांसफ़र होता है। इंट्यूशन की बात करते हैं, 2 वे स्लैब में लोड ग्रिड पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट होता है और दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब बात करते हैं ट्रिब्यूटरी एरिया कंसेप्ट के बारे में। तो ये क्या होता है, स्लैब का एक पोर्शन स्पेसिफिक सपोर्ट को लोड देता है और हर सपोर्ट अपने ट्रिब्यूटरी एरिया का लोड कैरी करता है। तो इंट्यूशन समझते हैं, इसका इंट्यूशन क्या होता है, स्लैब को इमेजिनरी रीजन में डिवाइड करते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन सा सपोर्ट कितना लोड कैरी करेगा। अब बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ बाल सपोर्ट, रिजिड बीम सपोर्ट और 2 वे स्लैब। सिमिलरिटी विद 1 वे स्लैब डिज़ाइन प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होता है 1 वे स्लैब जैसा ही। बेसिक RCC प्रिंसिपल सेम होते हैं, बस लोड डिस्ट्रीब्यूशन 2 डायरेक्शन में होता है। थिकनेस ऑफ स्लैब की बात करें तो स्लैब थिकनेस मेनली डिफ्लेक्शन कंट्रोल पर डिपेंड करती हैं। एडिक्वेट थिकनेस चूज करना इम्पोर्टेंट है। सो इंट्यूशन क्या है कि अगर स्लैब पतली होगी तो ज़्यादा बेंड करेगी, इसलिए थिकनेस डिफ्लेक्शन लिमिट कंट्रोल करने के लिए सेलेक्ट की जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। तो रेनफोर्समेंट 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती हैं। स्टील कैलकुलेटेड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करता है। क्रिटिकल सेक्शन पर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन होता है, मतलब 2 वे स्लैब प्लेट की तरह बेंड होती हैं, इसलिए स्टील बार दोनों डायरेक्शन में रिक्वायर्ड होते हैं। अब बात करते हैं कॉर्नर रेनफोर्समेंट के अंदर। कभी कभी स्लैब कॉर्नर पर एडिशनल रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होता है, ये डिपेंड करता है सपोर्ट कंडीशन पर। इंट्यूशन की बात समझे से अगर स्लैब कॉर्नर फ्री हो तो अपलिफ्ट हो सकती हैं, इसलिए टोरिजन रेनफोर्समेंट दिया जाता है। अब बात करते हैं सपोर्ट कंडीशन ऑफ कॉर्नर। केस 1 कॉर्नर हेल्ड डाउन, केस 2 कॉर्नर फ्री टू लिफ्ट। इंट्यूशन समझते हैं, कॉर्नर बिहेवियर स्लैब के बेंडिंग पैटर्न को अफेक्ट करता है। दूसरा आता है शेयर इन 2 वे स्लैब की बात करते हैं। तो स्लैब थिकनेस सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि शेयर सेफली रजिस्ट हो सके। इसका इंट्यूशन है, अगर बहुत पतली होगी तो शेयर फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, यूजली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट लोड में शेयर क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं होता है। इंट्यूशन क्या होता है इसमें, 2 वे स्लैब में लोड मल्टीपल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए शेयर स्ट्रेस कंपैरेटिवली कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं थिकनेस ऑफ स्लैब के बारे में। तो बेसिस ऑफ स्लैब थिकनेस डिजाइन, स्पैन थिकनेस मेनली स्पैन डेप्थ रेशियो पर डिपेंड करता है। इफेक्टिव स्पैन शॉर्ट डायरेक्शन में यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन में। इंट्यूशन क्या होता है कि स्लैब जितनी लंबी होगी उतनी ज़्यादा बेंड करेगी, इसलिए स्पैन हैंडल पर थिकनेस भी बढ़ानी पड़ती है। अब बात करते हैं 2 वे स्लैब रेनफोर्समेंट इफेक्ट के बारे में। तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट डायरेक्शन में टेंशन रेनफोर्समेंट होती है, इसलिए इस रेनफोर्समेंट को परसेंटेज 1 वे स्लैब से कम होता है। इंट्यूशन की बात समझते हैं, 2 वे स्लैब में लोड दोनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए एक डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट डिमांड कम हो जाती है। मॉडिफिकेशन फैक्टर की बात करते हैं। प्राइमरली डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन फैक्टर KT होता है, यूजुअली KT बराबर 1.5 लिया जाता है। इंट्यूशन की बात करें, ये फैक्टर स्लैब डेप्थ को एडजस्ट करना होता है बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट परसेंटेज पे। अब बात करते हैं फाइनल डेप्थ चेक। स्लैब डेप्थ को एक्चुअल टेंशन रेनफोर्समेंट परसेंटेज के बेसिस पर वेरीफाई किया जाता है। इंट्यूशन की बात करते हैं, डिज़ाइन के एंड में चेक किया जाता है कि स्लैब डिफ्लेक्शन सेफ लिमिट में है या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल केसेस के बारे में। 2 वे स्लैब की बात करते हैं, स्पैन जो होता है लेस देन 3.5 मीटर होता है और लाइव लोड जो होता है वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इंट्यूशन की बात करें, स्मॉल स्पैन और मॉडरेट लोड में होता है, स्लैब थिकनेस इजीली एस्टिमेट की जा सकती है।
थिकनेस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ माइल्ड स्टील जो होता है वो क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड ऑफ द स्लैब होता है, डी ग्रेटर देन LX/35 होता है। कंटिन्यूस स्लैब की बात करें तो डी ग्रेटर देन LX/40 होता है। कंटिन्यूस स्लैब ज़्यादा स्टिफ होती हैं, इसलिए उनमें थिकनेस थोड़ी कम भी चली जाती हैं। थिकनेस क्राइटेरिया रेशियो जो होता है Fe4 स्टील के लिए होता है। सिंपली सपोर्टेड स्लैब की बात करते हैं डी ग्रेटर देन LX/28 होता है, और कंटिन्यूस स्लैब में जो होता है डी ग्रेटर देन LX/32 होता है। इंट्यूशंस की बात करते हैं, हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ करने पर स्लैब थिकनेस थोड़ी रिड्यूस की जा सकती है।